3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाड़ी में डूबने से 2 युवकों की मौत। एनडीआरएफ टीम ने देर रात दोनों शवों को निकाला बाहर। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक हादसा होने से 2 युवकों की अकाल मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के मुताबिक ब्यावर खरवा के पास ग्राम माधुगढ़ में एक फार्म हाउस के पास स्थित नाड़ी में गणेश विसर्जन करने पहुंचे 2 युवकों का पैर फिसलने से दोनों युवक नाड़ी में डूब गए। घटना की सूचना पर पहुंची ब्यावर सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से देर रात नाड़ी में गहरी झाड़ियों के बीच फंसे दोनों युवकों के शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। ब्यावर निवासी अभिषेक जैन माधुगढ़ स्थित फार्म हाउस पर गणेश विसर्जन करने के लिए रविवार को पंडितों के साथ गए थे, जहां शाम 6 बजे गणेश विसर्जन करते समय वहां मौजूद एक अन्य युवक राजकुमार शर्मा का पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। डूबते युवक को बचाने के दौरान अभिषेक जैन भी नाड़ी में गिर गया और दोनों ही नाड़ी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। इधर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने गोताखोरों को मौके पर बुलवाकर दोनों युवकों की तलाश शुरू की। वहीं नाड़ी में पानी तोड़ने के लिए मौके पर दमकल को बुलाया गया, लेकिन दमकल बीच रास्ते में बने अंडर ब्रिज के नीचे फंस गई। पुलिस, एनडीआरएफ और ग्रामीणों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत कर दोनों युवकों के शवों को नाड़ी से बाहर निकाला। इस दौरान ब्यावर सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जोधा, मांगलेवास थाना प्रभारी सुनील कुमार, तहसीलदार मसूदा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने की जियारत। सूफी संत ख्वाजा की बारगाह में फूल चादर पेश कर मांगी दुआ। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में रविवार शाम बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने परिवार सहित जियारत कर दुआ की। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अपने परिवार के साथ मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अमन, चैन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को दरगाह के खादिम सैयद अनवर फरीदी ने जियारत कराई और उनकी तारबंदी कर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। जियारत के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने ख्वाजा साहब से दुआ की है कि नीतीश कुमार को बिहार के साथ ही भविष्य में देश की बागडोर भी संभालने मिले। सबसे पहले मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया 2 शब्द बोलने का, कहने का। मैं बनारस से BHU से छात्र राजनीति से सफ़र तय किया था। मैं बराबर यहाँ आता था जियारत करने के लिए, इनका दुआ लेकर मैं जाता था। मैं यहाँ कहा भी था कि मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ कामयाबी मिलनी चाहिए। इनके दुआओं की बदौलत मैं MLA हुआ, मिनिस्टर हुआ, जियारत करने में आया। आज मैं इसलिए मैं आया हूँ, पिछले दिनों में ऑपरेशन कराया था जो इनके दुआ की बदौलत सक्सेस रहा, सब ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पूरे देश का एक आवाज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, एक विकास पुरुष हैं। इनके विकास को लेकर, इनकी व्यवस्था को लेकर पूरे देश निश्चित तो प्रेरणा लेता है। मैं आज इस दरबार में आया हूँ, अपने ख्वाजा गरीब नवाज के अब्दुल्ला के यहाँ दुआ किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार ही नहीं देश की बागडोर दिया जाए, ताकि पूरे देश में अमन चमन रहे, भाईचारा पैदा हो। सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत भाजपा पुष्कर मंडल और महिला मोर्चा ने किए सेवा कार्य। दोनों मोर्चों ने खिलाई वानरों को फल और सब्जियां, साधु संतों को बांटे खाने के पैकेट।
पुष्कर भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल में नवनियुक्त ओबीसी और एससी मोर्चा कार्यकारिणी का पार्टी में स्वागत करने और मनोबल बढ़ाने के लिए एक स्वागत कार्यक्रम पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित किया गया। इसके पश्चात सेवा और समर्पण अभियान के तहत दोनों मोर्चों के पदाधिकारियों ने पुष्कर के पहाड़ों पर वानरों को फल और सब्जियां खिलाई। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत पुष्कर में विभिन्न सेवा कार्यों को अंजाम देते हुए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सरवाड़िया के नेतृत्व में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न वृद्धजनों और संतों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। मीडिया प्रभारी मोहित पाराशर ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग मोर्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक, नगरपालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पुष्कर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी भाटी के नेतृत्व में नवगठित ओबीसी मोर्चा एवं एससी मोर्चा कार्यकारिणी का स्वागत कार्यक्रम पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुरेश सिंह रावत ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया एवं नियुक्ति के लिए बधाई दी तथा उनसे पार्टी को धरातल स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इसके पश्चात सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक सुरेश सिंह रावत ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल ऐप नमो ऐप डाउनलोड करवाई तथा सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पोस्ट कार्ड प्रेषित कराया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बधाई दी गई तथा पुष्कर की समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद एवं देश भर में जन उपयोगी योजनाएं लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। उसके पश्चात ओबीसी मोर्चा तथा एससी मोर्चा के पदाधिकारियों ने वन क्षेत्र में जाकर बंदरों को सब्जियां एवं फल वितरित की। इसी प्रकार महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सरवाड़िया के नेतृत्व में तथा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाराशर के सानिध्य में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर में वृद्धजनों एवं संतों को भोजन पैकेट वितरित किए। पुष्कर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर संपन्न, विभिन्न रोगों से ग्रसित 82 रोगी हुए लाभान्वित। अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम पारिक कॉलोनी वैष्णव धर्मशाला के पास पुष्कर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्तराखंड पर्वतीय समाज के अध्यक्ष एवं उपनिदेशक होम्योपैथिक राजस्थान सरकार जयपुर से सेवानिवृत्त डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तड़ागी और डॉक्टर श्रुति तड़ागी द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कमर दर्द, साइटिका, पैरों में सूजन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सहित सभी प्रकार की नसों की बीमारियों के 82 मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं औषधियां समाज के सहयोग से वितरित की गई। रोगियों की संख्या को देखते हुए हर 15 दिन में इसी प्रकार से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए निःशुल्क परामर्श और औषधि वितरण शिविर लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया। आज जो है पर्वतीय समाज की तरफ से हमारा ये जो थे होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर हमने आयोजित किया था पुष्कर में उत्तराखंड धर्मशाला में। यहाँ पर जो है हमने मेन रूप से लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, डिस्क प्रॉब्लम, साइटिका, कमर दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों के दर्द, पुराने से बाएं पैरों में दर्द, कमर में दर्द इत्यादि के मरीजों का ही विशेष रूप से यहाँ कैंप आयोजित किया था। ये दूसरा कैंप था जो पहले 15 दिन पूर्व किया था, आज उसका फॉलोअप कैंप था जिसमें लगभग 80 मरीज जो थे यहाँ आए, जिनको हमारे द्वारा जो समाज के द्वारा निःशुल्क औषधियाँ भी वितरित की गई है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और भविष्य में भी हर जो थे 15 दिन में हम अन्य बीमारियों पर भी इस प्रकार के रोग चिकित्सा शिविर आयोजित कर लोगों को निःशुल्क सेवाएं देते रहेंगे। 15 दिवसीय पितरों का पक्ष श्राद्ध पक्ष सोमवार से हुआ प्रारंभ। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा श्राद्ध पक्ष। इस बार द्वितीय तिथि 2 होने के कारण 17 दिन का होगा। पितरों की आत्मा की शांति और तर्पण के लिए पितरों का पक्ष श्राद्ध पक्ष सोमवार को पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ प्रारंभ हो गया।
इसी के साथ पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृकर्मों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना भी शुरू हो गया है। पूरे एक पखवाड़े तक श्रद्धालुओं का श्राद्ध करने के लिए पुष्कर में जमघट लगा रहेगा। श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही पुष्कर सरोवर में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रद्धालुओं को तीर्थों पर किए गए धार्मिक अनुष्ठान का विशेष फल प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते धार्मिक नगरी पुष्कर में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनके पिंडदान और तर्पण करने की मान्यता सदियों से चली आ रही है। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। पुष्कर तीर्थ में सप्तकुल यानी 7 कुलों का साथ साथ 5 पीढ़ी तक का श्राद्ध किया जाता है। इसका उल्लेख पद्म पुराणों में भी किया गया है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पुष्कर में किया था। इसी मान्यता से प्रेरित होकर श्राद्ध पक्ष में रोजाना देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुष्कर में आते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितरों का पर्व कहा जाता है, जो इस बार 20 सितंबर से आरंभ होकर 6 अक्टूबर को अमावस्या के साथ संपन्न होगा। वैसे 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, लेकिन इस बार द्वितीय तिथि 2 होने के कारण श्राद्ध पक्ष 17 दिन का होगा। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज महाराज की। मित्रों, ये आज से जो 15 दिवसीय इसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष अथवा पितृपक्ष। इन 15 दिवस में हमारे जो पितर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज जो शांत हो गए हैं, उनका तिथि के अनुसार प्रत्येक हिंदू को उस तिथि को उनका श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए एवं साथ ही तर्पण भी करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान भी किया जाता है, अथवा आप श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पिंडदान करें, और तर्पण जो सबसे मुख्य होता है इसमें आप किसी तीर्थ के किनारे आकर करें तो सर्वश्रेष्ठ रहता है, अथवा इसे आप अपने घर पर भी संपादित कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, जो श्राद्ध करते हैं वह श्रद्धा के अनुसार श्रद्धा सहित करना चाहिए। उसकी फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर श्रद्धा से आप श्राद्ध नहीं निकाल रहे हैं तो वह आपका किया हुआ कर्म निष्फल कहलाता है। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारो वर्धते नित्यम आयु कीर्ति यशो बलम। अर्थात हमारे घर में हमारे जो पूर्वज हैं, जो चले गए, उनके अलावा भी जो हैं, हम उनका मान सम्मान करें, हम उनका हर बात को मानें। उनकी बात कहीं मानेंगे तो हमारा क्या क्या बढ़ेगा? आयु, कीर्ति, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती है। तो उनका मान सम्मान करना ना भूलें। श्राद्ध कर्म 15 दिवसीय पुष्कर आकर के करें तो अत्युत्तम है, या आपके आसपास में जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाकर करना चाहिए। आज से 16 दिन का श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है। आज प्रथम पूर्णिमा का श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष में पुष्कर राज में अपने पितरों की शांति के लिए, मोक्ष के लिए पिंडदान तर्पण किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इससे पितरों को शांति प्राप्त होती है और परिवार के अंदर जो कुछ भी अटके हुए काम है वो काम पितृ तुरंत करते हैं। यात्री लोग आते हैं, कोई तर्पण करता है, कोई श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है और इसी से पितरों को संतुष्टि मिलती है और पितृ शुभ आशीष प्रदान करते हैं। इसके लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो पंडित जी से मेरा संपर्क हुआ था। आज पिताजी के श्राद्ध पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है, तो इसलिए आज के दिन मैं पूजा करवा रहा हूँ और यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत शांति मिली मन को। दोनों का पितृदोष उतरवाने के लिए मिला। अल्बरगेट थाना पुलिस ने दौरान गश्त अवैध देशी शराब सहित तस्कर को पकड़ा। 51 पव्य देशी शराब सहित तस्कर गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज। अल्बरगेट थाने के एएसआई किशन दत्त, कांस्टेबल देवेंद्र और मुकेश रविवार शाम गश्त पर निकले तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक देशी शराब का परिवहन कर रहा है, जिस पर रामगंज निवासी कुलदीप कोहली को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 51 अवैध देशी शराब के पौवे बरामद हुए।
जिस पर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के बाद आज सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कल दिनांक 19/9/21 को दौरान गश्त श्री किशन दत्त जी एसआई साहब में जाब्ता कांस्टेबल देवेंद्र और मुकेश ने शख्स कुलदीप सनॉफ महेंद्र मिस्त्री जाति कोड़ी उम्र 20 साल निवासी है रामगंज को 51 पौवे देसी शराब अवैध के दौरान गश्त पकड़ा था, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है और जिसको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। वार्ड 54 और वार्ड 59 के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को पट्टा दिलवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक प्रशासन शहरों के संघ अभियान में गरीबों को मिले उनका हक। वार्ड नंबर 54 के पार्षद सुनील धानका और वार्ड 59 के पार्षद श्रवण कुमार ने क्षेत्रवासियों के साथ सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से लगने वाले प्रशासन शहरों के संघ अभियान में गरीब लोगों को भी पट्टे दिलाने की मांग की है। पार्षद श्रवण कुमार ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में फूस की कोठी और दोपल नाम से विकसित कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पट्टे दिलाए जाएं। यह लोग पिछले 70 सालों से यहां बसे हुए हैं और इनके पास में बिजली पानी सहित तमाम सरकारी सुविधाएं हैं। अब इन्हें इनका हक पट्टे के रूप में दिया जाए ताकि यह अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकें। इसी तरह वार्ड 54 जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन आता है, पूरा वार्ड कृषि भूमि पर बसा होने के कारण अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया। यहाँ रहने वाले लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने में संशय नजर आ रहा है, इसलिए जिला कलेक्टर इस मामले में हस्तक्षेप कर अजमेर विकास प्राधिकरण से इस पूरे वार्ड को नगर निगम में शामिल कराकर पट्टे दिलवाएं। बेचा हम वार्ड 59 के फूस की कोठी और दोपल क्षेत्र से यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, प्रशासन शहरों के संग जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हम हमारी कॉलोनियों को पट्टे दिलाने की मांग को लेकर के आए हैं। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि मैं सर्वे कराऊंगा, सर्वे कराने के पश्चात आपको जो भी कार्रवाई होगी और पट्टे दिलाने होंगे तो अवश्य दिलाएंगे। हमने कलेक्टर साहब को बताया है, अवगत कराया है कि भाई ये फूस की कोठी और दोपल क्षेत्र पिछले 70 साल 75 साल से यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ पर गहन आबादी है, पूरी परिवार सहित करीब 100 से 125 परिवार यहाँ रहते हैं। सबके लाइट पानी के बिल हैं और सुविधाएं भी यहाँ हैं और ये सभी गरीब परिवार हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रशासन शहरों के संघ के तहत सरकार ने नियम बनाया है कि हम सब गरीबों को पट्टे देंगे। तो ये गरीब बस्तियाँ हैं, तो हम सरकार की मंशा के अनुरूप ही कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि जो गरीबों को पट्टे दिए जा रहे हैं तो हमारे को भी पट्टे दिए जाएं, जिससे कि पट्टे मिल जाएंगे तो हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारे को भी कोई भी जैसे गरीब लोग हैं तो घर मकान को पक्का कराने के लिए सरकारी बैंक से लोन भी मिल सकेगा। इसी के तहत हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है तो और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आपको पट्टे दिलाने की पूरे प्रयास करूँगा। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जिला कलेक्टर ने शिविरों के लिए 15 विभागों से जुड़े कार्यों को क्रियान्वित करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान में 15 विभागों से जुड़े लगभग 60 से 70 कामों को क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग सहित 17 विभागों के अधिकारी शामिल हुए हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। शिविर के लिए व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर करनी होगी। जो व्यक्ति शिविर में आएगा उसका काम उसी दिन पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अभियान में राजस्व विभाग सहित 17 अन्य विभाग भी शामिल होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक चलेगा।
सुशासन गाँवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जो लगभग 70 दिन के आसपास चलेगा। इसमें 15 विभाग, राजस्व, पंचायती राज, कृषि, पेयजल, विद्युत, समाज कल्याण, इस तरह के 15 विभाग कुल इसमें शामिल होंगे। उनके लगभग 50 से 60 कार्य हैं जो अभियान के दौरान उनको निस्तारण करने हैं और गाँव वालों को अधिक से अधिक राहत देनी है। इसके लिए प्री कैंप और पहले से ही सारे केसेस की तैयारियां कर लें ताकि उस दिन आम जन को अधिक से अधिक राहत मिल सके। इसमें हर बिंदु पे, हर मुद्दे पे, चाहे राजस्व के नामांतरण के मुद्दे हों, खाता विभाजन के मुद्दे हों, खाते शुद्धि के मुद्दे हों, आवंटन के मुद्दे हों, इन सभी पे पूर्ण रूप से निस्तारित करने का सबको लक्ष्य दिया गया है और सभी लोग पहले से ही कैंपों की तैयारी कर रहे हैं। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। अतिवृष्टि और बारिश की कमी के चलते खराब हुई मूंग की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट कराने और एडीए की जद में आने वाले गांवों को राहत देने की मांग। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने सोमवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिलकर कई समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि अतिवृष्टि और बारिश नहीं होने के कारण मूंग की फसल खराब हो गई है, इसलिए मूंग की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट कराने और रिपोर्ट कराकर यथाशीघ्र किसानों को उसका मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। इसी के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण की जद में जो गांव आए हैं उनको फिलहाल एडी की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, न ही वहां कोई विकास कार्य किए गए हैं। बावजूद इसके चारागाह भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि गाँव में रहने वाले कृषक कृषि और पशुपालन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में चारागाह खत्म होने से उनके पशुओं को चारा नहीं मिल पाएगा। जिला कलेक्टर से मिलकर इन मांगों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की गई है। देखिए, कलेक्टर साहब से समय समय पर हम जनप्रतिनिधि मिलते रहते हैं। जो भी क्षेत्र की समस्या होती है उस समस्या को कलेक्टर साहब से अवगत कराते हैं ताकि आम जनता को जो समस्या है उसका निदान हो सके। सबसे पहले तो यह है कि अब की बार विशेष तौर से मूंग की फसल का खराब हो गया था। कहीं ज़्यादा अतिवृष्टि होगी और कहीं बीच में बारिश नहीं हो पाई और इसलिए उसमें कई तरह की बीमारियाँ होगी और मूंग की किसानों को फसल अब की बार मोटा मोटी बर्बाद हो गई। तो उसकी एक गिरदावरी रिपोर्ट की जाए ताकि उनको मुआवजा मिले। दूसरा ये है कि जितनी भी एडीए में जो जद में जो गांव आए हैं, आज तक एडीए बनने के बाद उन गांवों को कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिली है। तो कलेक्टर साहब से हमने ये कहा कि जैसे चारागाह भूमि है वो भी अभी एडीए के नाम दर्ज हो रही है, तो आखिर उन गांव वालों को क्या फैसिलिटी मिलेगी। किसान के पास दो ही आय के स्रोत है, या तो कृषि है या पशुधन है। यदि चारागाह भूमि नहीं रहेगी और पशुधन वहाँ नहीं चर पाएंगे तो किसान कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे। इसके लिए कहीं ये नहीं कि एडीए उसको ले ले, एडीए बेच दे उसको, तो फिर गांव की गांव में जैसे विद्यालय का खेल मैदान है और भी है, वहाँ सार्वजनिक हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, कोई किसी तरह की गतिविधियाँ हैं सार्वजनिक रूप से, उनके लिए भी अलॉट होनी चाहिए उनको। नहीं तो एडीए उसके ऊपर मर्ज हो जाएगी एडीए और पर उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो एडीए में जो गांव आने वाले। इस बारे में आज जिलाधीश महोदय से बात हुई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी रीट परीक्षा 2021 26 सितंबर को 3 साल बाद आयोजित हो रही रीट परीक्षा में रिकॉर्ड 26 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जा रही राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट 2021 का आयोजन 26 सितंबर 2021 को होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में दोनों पारियों में लगभग 26 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से करीब 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों पारियों में शामिल हो रहे हैं। इससे पूर्व सोमवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों में आई त्रुटियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने पत्रकार वार्ता बुलाकर बोर्ड का पक्ष रखा और अभ्यर्थियों को राहत देने की बात भी कही। जालोरी ने कहा कि बोर्ड ने सिर्फ रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों की एंट्री कंप्यूटर द्वारा की है, बाकी डाटा अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया है, जिसमें अभ्यर्थियों और ई मित्र के द्वारा गलतियां की गई हैं। बावजूद इसके बोर्ड मंगलवार तक सिर्फ भाषा और फोटो की त्रुटि को सुधारने का वक्त दे रहा है। इसके बाद कोई त्रुटि नहीं सुधारी जाएगी। इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है। बावजूद इसके अभ्यर्थियों की सहूलियत और सहायता के लिए बोर्ड ये काम करने जा रहा है। इसके अलावा अन्य त्रुटियों के लिए परीक्षा के 10 दिनों के भीतर संशोधन कराया जा सकता है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली ने पत्रकारों को बताया कि सुबह की पारी में 12,76,000 और शाम की पारी में 12,76,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इस मौके पर बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा भी मौजूद रहे। आज आप सभी महानुभावों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज कई समाचार पत्रों में बोर्ड की रीट परीक्षा के संबंधी बहुत विस्तृत समाचार छपे हैं। मैं मानता हूं कि समाचार पत्र के सारे लोग जितने हैं उनको इस कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का हमसे अधिक ज्ञान है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि रीट परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हमने यहाँ से भेजे हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या रीट परीक्षा के संचालक इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। विद्यार्थी का जहाँ फोटो भी गलत पेस्ट हुआ है, आप समझ सकते हैं कि जब ई मित्र पे जाते हैं, 2 विद्यार्थी लड़का लड़की साथ गए, उन्होंने 7 फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद जब वो फोटो अपलोड करने देते हैं तो उनकी गलती से उन्होंने दूसरा फोटो अपलोड कर दिया। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ किन फॉर्म में जो लड़के ने भरा है वही आया, मेल भरा है तो मेल आया, फीमेल। क्योंकि कंप्यूटर बाबा ये कुछ नहीं करता, कंप्यूटर से हमने केवल रोल नंबर अलॉट किया है और सेंटर दिया। अगर सेंटर में त्रुटि रही है या रोल नंबर में त्रुटि रही है तो वो हमारे पार्ट पे। अन्य जितनी भी त्रुटियां हैं वो विद्यार्थी स्वयं की है, परीक्षार्थी स्वयं की है। और मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि ये परीक्षा सबसे पहले 25 अप्रैल को होनी थी, 25 अप्रैल को स्थगित होकर 20 जून को हुई और 20 जून के बाद 26 जुलाई को हुई। प्रत्येक बार हमने संशोधन के लिए विज्ञप्तियां जारी करी है। किसी की कोई त्रुटि रही हो तो विद्यार्थी संपर्क करे और अपनी त्रुटियां सुधार करे। इस सारे समय देते हुए भी अगर परीक्षार्थी ने नहीं किए तो इसके लिए पूर्णतः परीक्षार्थी दोषी है, न कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नंबर 1। नंबर 2, जब विद्यार्थी को अपनी हार्ड कॉपी लेके जो शिक्षक बनना चाह रहा है, मुझे दुख होता है कहते हुए, क्योंकि शिक्षक केवल भर्ती होकर शिक्षक नहीं बन रहा। हमारे राजस्थान की आने वाली 30 वर्ष की पीढ़ियों का वो उद्धारक होगा। और अगर वो ऐसी गलती करता है तो मैं नहीं समझ सकता क्या हो सकता है। ये कितने सिंसियर है परीक्षा के प्रति, ये भी आज सोचनीय प्रश्न है। तो मैं आपके माध्यम से फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी परीक्षार्थी को परेशानी नहीं हो, तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केवल भाषा और फोटो संबंधी कोई त्रुटि है तो विद्यार्थी को कल तक का समय हम दे रहे हैं। कल तक वो ऑनलाइन यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर भेजे, उसमें वो लिखे ये स्पष्ट रूप से कि ये गलती हमारे स्तर पर हुई है, इसके लिए मैं पूर्ण दोषी हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा के लिए ये कर दिया जाए। हम 2 दिन तक, कल शाम तक बिना शुल्क उसको ने अगर हमारी वेबसाइट पे भेज दिया है तो हम परीक्षण करेंगे और विद्यार्थी को टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देंगे। लेकिन वो कल तक भेजे, कल के पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा और फोटो और भाषा संबंधी ही भेजे। अन्य संशोधन परीक्षा के पश्चात 10 दिवस के अंदर परीक्षार्थी को पूर्व के नियमों के अनुसार करवाना होगा। अभी केवल फोटो और भाषा संबंधी संशोधन करेंगे, क्योंकि बिना फोटो मैं मानता हूं कि उसको परीक्षा केंद्र पर कई लोग प्रवेश नहीं देंगे कि आपका फोटो नहीं मिल रहा, आप मेल हो, आपका नाम फीमेल है तो प्रवेश नहीं देंगे। और हम सभी को ये नहीं कर सकते कि ये उसकी गलती है। फोटो और भाषा 2 के लिए संशोधन कल तक करवाना आवश्यक है। बाकी संशोधन के लिए न तो विद्यार्थी परीक्षार्थी बोर्ड आए, न संपर्क करे, न भी कोई मेल करे या कोई वेबसाइट पे। उसके लिए परीक्षा समाप्ति के पश्चात 10 दिवस में उसको पूर्व के नियमानुसार संशोधन करवाने होंगे और वो हम कर देंगे, क्योंकि उसका सब परीक्षा परिणाम से पहले चाहिए संशोधन। परीक्षा देने से पूर्व 2 संशोधन इम्पोर्टेंट है, फोटो संबंधी, मेल फीमेल जो फोटो में आएगा नेचुरली, और भाषा संबंधी। इस 2 के लिए कल तक आवेदन करें, जिसकी हम परीक्षा कोई संशोधन फीस भी नहीं लेंगे और कर देंगे। सर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट दे दे जो दूसरे अदर देन भाषा, लैंग्वेज के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा, नॉट हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी, पंजाबी 7 भाषा है लैंग्वेज 7 भाषा है। भाषा के अतिरिक्त संशोधन के लिए वो परीक्षा समाप्ति के विदिन 10 डेज
बाद में 10 दिन विद इन 10 डेज, 10 दिन बाद नहीं सर, 10 दिन के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि सहयोग रहा सरकार 15वें दिन रिजल्ट दे दूंगा, तो रिजल्ट के पहले असेसमेंट के पहले अगर वो भाषा जैसे सोशल साइंस नहीं करवाएगा तो उसका असेसमेंट तो जो फॉर्म में भरा उसके आधार पे हो जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना भाई, उसका असेसमेंट उसी आधार पे होगा जो उसने सब्जेक्ट भरा है, जो उसने 7 भाषा भरी है, 7 भाषाओं की अलग है, लेकिन प्रश्न नंबर सेम है 1 से 30, उसको 7 में से 1 करना, तो उसका असेसमेंट उससे होगा जो उसने सब्जेक्ट भरा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा संबंधित उसको प्रश्न पत्र, भाषा फोटो कल तक करवाना संशोधन जरूरी है, अन्य संशोधन परीक्षा के 10 दिवस के भीतर, 10 दिवस बाद कराएगा तो उसके लिए न तो बोर्ड दोषी है न हम दोषी है, और परीक्षा परिणाम उसी आधार पर बन जाएगा जो उसने भरा है। कुछ महिला परीक्षा को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताऊं आपके माध्यम से, पहली बात तो हमने मैरिड महिलाओं को सबको पहले ही गृह जिला दिया था, और जब बहुत ज़्यादा ये हुआ कि इतना ट्रांसपोर्टेशन, तो हमने और बची हुई महिलाओं को भी गृह जिला दिया, सुन लो, लेकिन बची हुई महिलाओं को बाद में दिया है, तो जहाँ तक उपलब्धता थी हमने प्रयास किया, उसमें हो सकता है 2 से 5% रह गई वो महिलाएं, लेकिन मैरिड महिलाएं नहीं रही है। दूसरी बात, अगर कोई महिला रही है तो आप ये पता कर सकते हो कि उन महिलाओं ने कितने फॉर्म भरे हैं। अगर किसी ने 10 फॉर्म भरे, हम उन सबका जिला बदल किया है, फिर 10 फॉर्म क्यों भरे तो उसको 10 जगह सेंटर मिले, जहाँ कहीं न कहीं वो व्यवस्था करके गलत काम करके वो अपना कार्य सिद्ध करे। हमने ऐसा अवसर नहीं दिया, जिन्होंने ज़्यादा भरे उन सबको जिले से बाहर दिया, और वो परिवर्तन हम नहीं करेंगे। चाहे वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, मुझे स्पष्ट बताओ ना साहब कि 1 से अधिक फॉर्म भरने की आवश्यकता क्यों होगी। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, 22 फॉर्म भरे, और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो ऐसी गैंगस्टर है वो भरवाते हैं, गैंगस्टर, जिससे वो परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था करें, और व्यवस्था करके जहाँ उनकी व्यवस्था हो सके, ऐसे फॉर्म 44,000 है। आप आश्चर्य करोगे, क्या करेंगे हम। मैं प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, परीक्षा शुचिता से हो, गरीब बच्चे जो मेहनत कश बच्चे हैं उनका हक कोई अनैतिक तरीके से दूसरा नहीं ले, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आपका सहयोग, सरकार का सहयोग, बहुत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आदेश दिया है कि जो ऐसा हमारे को सुविधा चाहिए, आवश्यकता हो, ऐसी मदद चाहिए, वो पूरी मदद सरकार से मिल रही है। अन्यथा 26 लाख बच्चों की परीक्षा कराना किसी एजेंसी के बस में नहीं है, क्योंकि आप रोज देख रहे हो छोटी छोटी परीक्षाओं में क्या क्या हो रहा है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, राजस्थान सरकार के सहयोग से, परीक्षा रिकॉर्ड परीक्षा है, राजस्थान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए कहूँगा। एक स्टेट में इतने परीक्षार्थी एक साथ बैठे और सफल हो। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान के बहिष्कार की दी चेतावनी। 3 जुलाई को हुए समझौते का सरकार ने 3 माह में नहीं किया समाधान। राजस्थान के समस्त पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ के विनोद रत्नू ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग पूर्व की तरह मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएगा। लेकिन गत 3 वर्षों से सरकार की उदासीनता और संवादहीनता के कारण लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से समस्त राजस्व परिषद में भारी रोष व्याप्त है। 3 जुलाई को हुए समझौते की क्रियान्विति अभी तक नहीं की गई है, इसलिए 2 अक्टूबर से पहले राज्य सरकार अपने वादे के मुताबिक हुए समझौते को क्रियान्वित करे, अन्यथा 27 सितंबर को पेन डाउन हड़ताल और 30 सितंबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा और प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को सफल नहीं होने दिया जाएगा। रत्नू ने बताया कि सीएम आवास पर 3 जुलाई को आयोजित वर्चुअल मीटिंग में पटवारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने
और वरिष्ठ पटवारी के पद को सृजित करने की बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी। वहीं पटवारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ते व अन्य बहुआयामी भत्ते के लिए वर्तमान राशि बढ़ाने, राजस्व विभाग से जुड़ी गैर वित्तीय संस्थाओं के लिए राजस्व सचिव के स्तर पर एक कमेटी बनाकर 3 माह में समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सिर्फ 750 रुपये बढ़ाकर झुंझुना थमा दिया गया। आज राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले, जिसमें तहसीलदार संघ, कानूनगो संघ और पटवार संघ तीनों ने मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारी मुख्य मांग जो पटवार संघ के साथ जो 3 जुलाई को समझौता हुआ है, सरकार ने उसके ऊपर क्रियान्वित नहीं करी है, और कानूनगो संघ और तहसीलदार संघ की जो लंबित मांग है उसके ऊपर भी सरकार ने आज तक संज्ञान नहीं लिया है। तो इसी कड़ी में हमारा एक समझौता भी हुआ था 3 जुलाई को, पर सरकार ने कहा था कि हम जल्दी पटवारी के जो ग्रेड पे सुधार करके और उनको जितने भी लाभ हम देंगे। सरकार द्वारा आज तक लगभग 2.5 महीने के बाद भी उस संबंध में कोई आदेश नहीं किए गए। सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा है 750 रुपये बढ़ाकर अतिरिक्त भत्तों के रूप में, और हमारी तहसीलदार संघ और कानूनगो संघ की मांगे जो लंबित है। तो अब हम तीनों संगठन मिलकर जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो ये योजना है, प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ, अगर सरकार हमारी मांगों पर ये आदेश नहीं करती है 2 अक्टूबर से पहले, तो हम 27 तारीख को तो पेन डाउन करेंगे। उसके बाद 30 सितंबर से हम संपूर्ण बहिष्कार के ऊपर जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की है। अन्यथा सरकार हमारे आदेश करें, और ताकि हम उस प्रशासन जो सरकार जारी है गाँव में और शहरों में, उसको हम सफल बनाएंगे। अन्यथा सरकार की विफलता होगी, ये कैंप भी विफल होंगे, आम जन के किसी तरह के काम नहीं होंगे। प्रदेश भर में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को खोलने की सरकार ने दी अनुमति। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने खरवा राजकीय स्कूल का किया औचक निरीक्षण। कोरोना महामारी के बाद अब पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ आज से प्रदेश भर में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति सरकार ने जारी कर दी। इसी के चलते राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने अजमेर के खरवा स्थित एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया और विद्यार्थियों से बातचीत भी की। औचक निरीक्षण से शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। अजमेर से होते हुए प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए प्रस्थान कर रही राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने अजमेर के नज़दीक खरवा के राजकीय स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलने के इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल प्रबंधकों से संपूर्ण जानकारी ली, तो वहीं कक्षों में बैठे विद्यार्थियों से भी बातचीत कर उन्हें सुरक्षा जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की पालना करते हुए महामारी से बचाव के विषय में चर्चा की और आह्वान किया कि स्कूल खोलना अति आवश्यक था, लेकिन इसी के साथ अपनी खुद की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। बेनीवाल ने स्कूल प्रबंधकों से भी अनेक सवाल जवाब किए। कुछ देर रुकने के बाद बेनीवाल जयपुर के लिए रवाना हो गईं। आज सवेरे जोधपुर से जयपुर जाते वक्त रास्ते में अजमेर के एक छोटे से ग्राम खरवा में सरकारी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिस तरह से आज राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 6ठी से 8वीं तक की स्कूलें फिर से प्रारंभ हुई हैं। स्कूलों में रौनक देखकर अत्यंत हर्ष हुआ, अत्यंत खुशी हुई। जिस तरह से बच्चों के चेहरों पर खुशी थी और स्कूलों में फिर से एक बार रौनक लौटी है। साथ ही में वहां पर छुटमुट जो अव्यवस्थाएं थी, जिस तरह से मास्क नहीं लगाना, उस तरह की अव्यवस्थाओं को वहां के प्रधानाचार्य और संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया और साथ ही साथ बच्चों को इसके प्रति भी जागरूक किया कि अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो मास्क, सैनिटाइजर और सरकार के द्वारा जारी सभी SOP का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक भारत श्रेष्ठ भारत 6 दिवसीय कैंप सोमवार से प्रारंभ। 6 दिवसीय ऑनलाइन कैंप में राजस्थान और उड़ीसा के 300 कैडेट्स ले रहे हैं भाग। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत 10 ऑनलाइन कैंप सोमवार को प्रारंभ हुआ। राजस्थान निदेशालय का नेतृत्व कर रहे कैंप के कमानाधिकारी कर्नल BP फर्नांडीज ने बताया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को NCC कैडेट्स अपने माध्यम से अन्य प्रदेशों के साथ साझा कर सकें और अपने राज्य को ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को जाने। इसी उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप NCC निदेशालय आयोजित कर रहा है।
इस ऑनलाइन कैंप में ओडिशा निदेशालय से 4 एनसीसी अधिकारी, राजस्थान निदेशालय के 6 एनसीसी अधिकारियों के साथ 250 एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए हैं। कर्नल फर्नांडिस ने बताया कि राजस्थान निदेशालय की ओर से कैंप का संचालन का जिम्मा 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी के लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार को दिया गया है। कैंप का संचालन कर रहे लेफ्टिनेंट संत कुमार ने यूनिट के सभी एनसीसी अधिकारियों और एएनओ का स्वागत किया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।